नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। हम लोग रिवाइज कर रहे थे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और काफी कुछ हम लोगों ने इसमें रिवाइज कर लिया था। अब आगे है हमारा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसको डे ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, मतलब सॉरी, डे ब्रॉगली ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में सब कुछ बताया था। तो एक नाम था इसमें डे ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहिए। तो उसमें क्या होता है, कहेंगे पार्टिकल जो होता है, देखिए लिखा हुआ है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर में दोनों बिहेवियर, उसका पार्टिकल नेचर भी और उसका वेव नेचर भी। डे ब्रॉगली वेवलेंथ हमने इसमें पढ़ रखी थी। पार्टिकल होता है, उसमें फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे मतलब इन सारे पार्टिकल के लिए, यानी किसके लिए वैलिड था ये, किसके लिए वैलिड, तो सभी के लिए, लेकिन किसी में सिग्निफिकेंट, किसी में इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट किसके केस में है, तो कहेंगे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अगर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रखा जाए, यानी बहुत छोटे पार्टिकल होंगे, तो उसमें आपको चीजें ऑब्जर्व करने में आसानी रहेगी, वो दिखेगा भी, ठीक। तो मोमेंटम, तो यानी किसमें क्या, पार्टिकल में मोमेंटम होगा और वेव होगा। तो इन्होंने एक रिलेशन बताया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन वी, एम वी। पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम की जगह हमने रख दिया एम इंटू वी। मोमेंटम यही होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोमेंटम, ठीक है। आगे हम देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी, और काइनेटिक एनर्जी के अगर टर्म में आए तो एच अपॉन रूट टू एम के। एम जहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, के जहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक। तो इस बात को अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास के बारे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो दिया रहेगा वो एच अपॉन रूट में। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां पे क्यू इंटू वी की जगह हमने चार्ज इंटू वी रख दिया। क्या हो जाएगा आंसर। जब इसी का फॉर्मूला देखिए, बार बार फॉर्मूले को बदल कर भी आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, नीट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीजें आनी चाहिए। एच अपॉन रूट में एम ई वी, वी जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर एम की वैल्यू, इस चार्ज की वैल्यू यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का मास, उसका चार्ज, और उसमें रूट में जो आया ये 2, इन सब की वैल्यू एच के साथ कैलकुलेट करी जाए तो हमारे पास जो सिर्फ बचता है वो होता है 12.27, यानी 12.27। इसके केस में एंगस्ट्रॉम में सब कुछ आता है, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, रूट में वी, वी जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बता रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया जाए और फिर कैलकुलेट कर दिया जाए पूरी वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या बचता है, कहेंगे 4.84 इंटू 10⁻19, और रूट में के यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना सिंपल हो जाएगा, फिर आसान हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दे ब्रॉगली वेवलेंथ। मजा आ रही कि नहीं एकदम, अरे खूब मजा आएगा, अभी तो शुरू किए ना, हर चैप्टर रिवाइज करा देंगे, परेशान मत होइए। देखिए दे ब्रॉगली वेवलेंथ इन बोहर एंगुलर मोमेंटम, बोर का जो एंगुलर मोमेंटम था, जहां बताया गया था कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, उसके केस में कैसे निकालेंगे, तो उसका डेरिवेशन लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और जो दे ब्रॉगली वेवलेंथ उसके केस में, तो दे ब्रॉगली वेवलेंथ है क्या, h अपॉन p यानी मोमेंटम, h जहां पे प्लैंक कांस्टेंट था 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये सब आप लोग याद रख लीजिए। 2 पाई, ये देखिए क्या होता है n, ये क्या है n, 2 पाई r अपॉन n, ये रिलेशन बन जाता था दे ब्रॉगली के केस में, h अपॉन p। यहां पर ये क्या है, ये देखिए ये वहीं से आया है, बोहर वाले में, आप लेक्चर में जाके देखेंगे या बुक में देखेंगे तब भी मिल जाएगा, 2 पाई आर एन अपॉन एन, ठीक। जहां आर एन क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड होता है। जहां नीचे एन क्या है, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमसे पूछा जाएगा कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है या हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, उसमें दे ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे में है, तीसरे में है, इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व कर रहा है, तीसरे में, तो बताइए उससे जो एनर्जी रेडिएट हो रही होगी उसकी आपको दे ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी होगी, तो हम बता लेंगे बड़े आराम से। कुछ इस तरीके से रिलेशन पूछते हैं। एक बात और कि फोटॉन, फोटॉन में देखिए एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, और मोमेंटम एच बाई लैम्डा। ये जो लैम्डा लिखा हुआ यहाँ पे, लैम्डा, ये दे ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में है, और ये सिंपल वेवलेंथ। लेकिन इसके केस में खास बात यह है कि दे ब्रॉगली वेवलेंथ और वेवलेंथ दोनों एक ही है, एक ही बात होती है। आपसे क्वेश्चन में कभी कह दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर जो है एनर्जी का फोटॉन कहीं स्ट्राइक कर रहा है किसी मेटल सरफेस पे, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकला,
उसके बाद उसमें जो रेडिएशंस निकले, इलेक्ट्रॉन कहीं पे टकराया वो निकल कर गया, या हाइड्रोजन एटम पर ही टकराया। जैसे उन्होंने कहा कि ए रेडिएशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है और ये फोटॉन है, ये क्या है, फोटॉन। इस तरीके से सवाल उन्होंने किया, जिसकी एनर्जी आपको कहेंगे एच न्यू, ठीक, या कहेंगे एच सी बाई लैम्डा, इस तरीके से एच सी बाई लैम्डा। जब ये स्ट्राइक किया तो इससे जो इलेक्ट्रॉन थे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ये यहां से यहां चले गए या वापस यहां से यहां आ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो इससे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा, और ये इसकी वेवलेंथ कितनी, डी। इनके बीच में रिलेशन अक्सर पूछते हैं सवालों में, इसलिए इसको बड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या था, इन्होंने बताया कि किसी एक इलेक्ट्रॉन की, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की, किसी इलेक्ट्रॉन की, देखिए किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, यानी वेलोसिटी, उसी को भी हम कह सकेंगे कि एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन करना क्या है, इम्पॉसिबल। क्या भैया, एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन है, ठीक ना। इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक रिलेशन बताया जिसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से रिलेशन, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक ना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू या ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, h अपान 4 पाई 5.25 इंटू 10⁻35। फिर इसी में डेल्टा p की जगह अगर हम mv रख दें तो हमारे पास आएगा डेल्टा x इंटू यहाँ पे देखिए क्रॉस, ये इसका मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डेल्टा v वेक्टर आप चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन या इक्वल टू h अपान, ये देखिए h अपान 4 पाई me। जब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे h अपान 4 पाई की तो आएगा 5.25 इंटू 10⁻35। जब आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखकर वैल्यू निकालेंगे पूरे की तो आएगा 5.79 इंटू 10⁻5। ये आप वैल्यू अगर रख लिए तो आपसे सवाल में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, तो बताइए अनसर्टेनिटी किसमें, पोजीशन में क्या होगी। तो आप सिर्फ इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ना आपको h रखना पड़ेगा ना 4 पाई, क्योंकि 4 पाई 12.5 रखेंगे तब भी कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल कैलकुलेटर से ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना माइंड हमारे पास नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आप याद रखें। डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी क्या है, कहेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और डेल्टा पी क्या, अनसर्टेनिटी इन, या अनसर्टेनिटी पढ़िए या अनसर्टेनिटी पढ़िए जो आपको पढ़ना हो, इन मोमेंटम। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे, क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे, क्वांटम नंबर्स। तो उन क्वांटम नंबर्स के बारे में जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं क्वांटम नंबर्स। अब आगे हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिसाइड होता था, यानी जिसको डिनोट करते थे n से, और n सेल या सब सेल है, सॉरी सेल या ऑर्बिट कह लीजिए इसको, ठीक। और ये क्या करता है, कहेंगे ये डिटरमाइन करता है किसको, n इक्वल टू 1 2 3 सेल के एल में हो जाएगी। n डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, किसकी, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी, सब इस शब्द पे आपको ध्यान रखना है, ठीक। सेल की नहीं, पहले भी हमने बता रखा, सेल की या ऑर्बिट की नहीं बताता है ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं ये सिर्फ ऑर्बिटल्स के लिए बनाए गए, ठीक। यानी सेल की क्यों नहीं, क्योंकि सेल की साइज यानी उसकी रेडियस, उसके बारे में और एनर्जी के बारे में बोहर्स में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी बोहर्स के मॉडल में पहले पढ़ चुके हैं। देखिए जब पूछा जाए उसमें कि किसी सेल की या कि जिसमें इलेक्ट्रॉन हो या किसी ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, En इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये पढ़ लेते थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ RH रख देते थे तो हम लोग कहते थे ये यूनिट जूल में रख लीजिएगा, ठीक है। RH की जो वैल्यू रखते थे वो रखते थे 2 इंटू 10 पावर माइनस 2.8 रख लीजिए, 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल ये रखते थे। ये एनर्जी पढ़ते थे वहां, ये एनर्जी किसके लिए, सेल और ऑर्बिट के लिए पढ़ते थे। और अब देखिए रेडियस क्या पढ़ते थे, उसकी साइज का मतलब हम वहां लोग रेडियस हम लोग पढ़ लेते थे, वो होता था कितना 0.53 इंटू उसका एन स्क्वायर, उसमें ऊपर रहता है, हम बार बार बताए हैं नीचे जेड होता है, और ये हम लोग एंगस्ट्रॉम में पढ़ते थे, किसमें, एंगस्ट्रॉम में ये पढ़ते थे, ये इसके लिए था।
लेकिन यहां जो बात चल रही है वो सबसे क्वांटम नंबर्स की, वो क्वांटम नंबर्स n से डिनोट किया जाएगा और वो n एक संयोग कोइंसिडेंस भी है कि वही चीज है, बात तो एकदम सही है, वही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 जिसको बोहर ने भी नाम दिया था। उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डिसाइड किया गया। तो n डिटरमाइन करता साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की, किसकी? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मतलब होता है जैसे s सब सेल में एक ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल की साइज क्या होगी, उसके बाद उसकी एनर्जी क्या होगी, ये n बताएगा, कम या ज्यादा बताता है। ठीक, उसके बाद p की साइज क्या होगी, यानी एक सेल से जैसे ही आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दूसरे में जाएंगे तो सब कुछ बढ़ जाएगा, उसकी एनर्जी भी और उसकी साइज भी। जैसे स्फेरिकल 1s पढ़ेंगे तो छोटा होगा, 2s पढ़ेंगे तो थोड़ा और बड़ा होगा, 3s पढ़ेंगे और बड़ा होगा, 2p पढ़ेंगे तो ये इतना बड़ा होगा, यानी एक साइज उसकी। फिर लेकिन 3p कहेंगे तो यानी और बड़ा होगा, यानी उसकी साइज और एनर्जी ज्यादा होगी, वो डिसाइड करता था। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोलाइक स्पीसीज के लिए एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसके डिपेंड करती है n पे, यानी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n, केवल n पे डिपेंड करती है। साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होती है। n जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो साइज और एनर्जी ऑर्बिटल्स की बढ़ेंगी। फॉर एनी n, किसी n के लिए नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स कितनी हो सकती है, कहेंगे n स्क्वायर हो सकती है। ठीक है ना, नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स कितनी हो सकती है, कहेंगे n स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर या इसी को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहा गया था, L से डिनोट किया जाता है, किससे? L। ठीक, L डिटरमाइन करता है 3D शेप, कैसा शेप? 3D शेप किसका? वही ऑर्बिटल्स का। याद रखिएगा बार बार यहाँ ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स को सबसेल कहा जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में डी ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल्स इस तरीके से बोल दिया गया है, p ऑर्बिटल्स, लेकिन वो वास्तव में पहले बोलना चाहिए हमें d सबसेल, p सबसेल, s सबसेल, उसके बाद उसमें है ऑर्बिटल्स। तो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो हम भी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बता रहे हैं किसी n के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे 0 से लेकर n-1 तक। इसको ऐसे पढ़ते हैं 0 to n-1। एग्जांपल के तौर पर जैसे n = 1 है, जिसकी वैल्यू 0 पहले रख देंगे, n = 2 यानी 0 1, क्योंकि n-1 ही तक रहना है, n = 3 0 1 2, इस तरीके से याद रखिएगा। सब सेल क्या, देखिए अब यहां पे अलग से आया सब सेल, इसको H कर लीजिए। सब सेल L = 0 से क्या डिनोट करेंगे, आप लोग एकदम पक्के होंगे इसमें, L = 0 S। अगर ना समझ में आए तो SPDF पहले लिख लीजिए, SPDF। उसका ध्यान नंबर दे दीजिए 0 1 2 3, ये जो आप नंबर देंगे वही इसका डिनोशन हो जाएगा। L = 1 मतलब P, D तो कहेंगे 2, F तो 3, ये हो गया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था रूट में L, उसके बाद L+1, उसका रूट के बाहर, ये सब रूट में क्या था L, ब्रैकेट में L+1, उसके बाद रूट के बाहर h/2π। ऐसे h/2π को ऑप्शन में दिया था क्या, h बार के टर्म में, जिसको कहा गया था h/2π होता है। यानी SPDF का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए, L = 0 1 2 3, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम S का 0 होगा, P का √2, P का √2 h बार, इसी को हम लोग अगर h बार पढ़ लें h/2π को तो h बार हो जाएगा √2 h बार। D का कहेंगे 6 √6, D का √6, D का √6, इसको एकदम याद रखिएगा F3। ये सब टाइम बचाने का तरीका होता है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको M या फिर M के नीचे हल्का सा सब्सक्रिप्ट जिसको कहते हैं वहां पे L लगा रहेगा। ठीक है ना, इससे M क्या डिटरमाइन करता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन। क्या चीज डिटरमाइन करता, स्पेशल, यानी स्पेस में स्पेशियल ओरिएंटेशन। ठीक है ना, किसका, ऑर्बिटल का, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, किसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस के रिस्पेक्ट में। किसी L के लिए, जो भी हम पढ़े ना एजीमुथल क्वांटम नंबर, किसी L के लिए M की वैल्यू क्या होगी, कहेंगे 2L+1 होगी। लिखते कैसे, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए L तो आपको हमने 0 1 2 3, ठीक, M सब सेल आपको पीछे ही पढ़ा देखे बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, यानी 0 S1 P2 D3 F, इस तरीके से। अब ये M की वैल्यू कहा जा रहा है कि इसमें कुल वैल्यूज कितनी है ना, ये वैल्यूज हैं 2L+1, ये वैल्यूज होती हैं। जैसे 0 तो यहाँ 0, -1 0 +1, इस तरह से लिखा जाता है इसको। 1 यानी 1 से प्लस से लेके शुरू करके वहां तक माइनस तक चलिए, या माइनस से शुरू करके एकदम नंबर सिस्टम पे और प्लस तक चलिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो -1 0 +1, -2 -1 0
+1 +2 -3 इस तरीके से। अब इसमें ऑर्बिटल्स कितनी होती है तो कहेंगे कि ये देखिए s के लिए 1 ऑर्बिटल, p के लिए 3 ऑर्बिटल्स, d के लिए 5 ऑर्बिटल्स और f के लिए 7 ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो आप उसमें इसमें कितना हो सकता है 2, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें मैक्सिमम 10 और इसमें मैक्सिमम 14, ठीक, यानी 14। उसके बाद स्पिन, अब एक फॉर्मूला आता है फॉर एनी n, किसी n के लिए या किसी सेल में वैल्यू ऑफ m कितनी होगी कहेंगे, यानी नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपसे पूछा जाए तो पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं n स्क्वायर होगी, जहां लिखा था नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको ms या सिंपली s या इससे कहा जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अराउंड इट ओन एक्सिस और रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अपने एक्सिस पे ये घूमेगा, दोनों, एक की अगर स्पिन इधर होगी तो एक की पलट के होगी, ठीक, उलट के, इट्स ओन एक्सिस। आगे बता रहा है s को हाफ ऊपर से डिनोट करने के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये दो सेट्स बनाए गए जिसमें कहा गया स्पिन अप और स्पिन डाउन, ठीक। इस तरीके से कुछ नोट्स भी हम लोगों ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल तो कहेंगे 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल कहेंगे n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल कहेंगे 2l + 1, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल 2l + 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल 2l + 1 × 2, इसी को आंसर में लिखा था 4l + 2। l = 0 से लेके वैल्यू क्या होगी तो कहेंगे 0 to n-1, m की वैल्यू 2l + 1। उसके बाद कुछ नोट्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि देखिए यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, ये सब आप लोग याद कर लेंगे और आसानी से याद भी रहेगा आपको, ठीक। लेकिन जो सवाल जब आप लगाएंगे जेईई के और नीट के तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि n और l कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। जिस ऑप्शन में n और l इक्वल हैं आप उस ऑप्शन को गलत काट दीजिएगा, तुरंत काट दीजिएगा, मतलब ऑप्शन देख के ही आप बता देंगे कि क्वेश्चन कौन सा पूछा, बस खाली ये देखना इनकरेक्ट करेक्ट है ना, ये नहीं कि एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए, सर जी तो बताए ही थे कि हीरो बन के जाना और इसी ऐसा नहीं, ध्यान रखिएगा थोड़ा, एन और एल की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती आपस में, ठीक, इसीलिए लिख दिया गया। दूसरा एन और एम भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन में जहां एन और एम आपस में बराबर मिल जाए, एक वैल्यू सिर्फ यानी कि -m है वहां पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा n = 4 और आपने कह दिया कि m = तो लिखा हुआ है -4, तो भैया वैल्यू सिर्फ वैल्यू 4, वो माइनस साइन, ये थोड़ी इसमें उस माइनस साइन का कोई मतलब थोड़ी हो, तो ऑर्बिटल्स के लिए डिनोट करने का तरीका था बस, है ना, तो वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड m का, इसको समझिएगा। अगर आप चाहें कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लगा लीजिए साइन, तो m n और m भी कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जो m की वैल्यू है वो हमेशा l के इक्वल होगी या उससे कम होगी, क्या होगी, n के इक्वल या उससे कम होगी। अगर आपसे कहीं ऑप्शन में l की वैल्यू बड़ी लग रही, सॉरी m की वैल्यू आपको l से बड़ी लग रही है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा तुरंत। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको देखिए ये इसी से सारे सवाल लग जाते हैं एकदम, उसी में एनर्जी का भी पूछ जाएगा जिसमें n+l रूल लगता है, वो भी उसी से निकल जाएगा। पूछा जाएगा कि किसी के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये दिया हुआ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा गलत, एकदम बिना कुछ कहे लग जाएगा बड़े आराम से। अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में n की वैल्यू भी दे रखा, l की वैल्यू भी दे रखा और m की वैल्यू भी दे रखा, तीनों सेटिस्फाई है, मतलब तीनों होने जैसा होना चाहिए वैसा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाए उस समय हमेशा 1 आएगा आंसर, क्योंकि जब तीनों दे रखा रहेगा एकदम सही सही, अगर ऑर्बिटल पूछेगा तो कहेंगे हमेशा 1 आएगा आंसर, उसमें इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कहेंगे 2 आएगा आंसर। इस तरीके के सवाल खूब पूछे गए हैं। देखिए n दिया हो, l दिया हो, m दिया हो, प्लस आप माइनस आप जो भी दिया हो, इसके लिए दिया हो, उसके लिए दिया हो, जो भी, अगर ये 3 नंबर्स एक साथ उसने दे दिए तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1, अगर तीनों सेटिस्फाई है तो, इसलिए टिक किया गया है कि सही है तो n नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, हमेशा 1 आएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा 2। ऑप्शन इतना हम लोग मतलब काहे वहां एग्जाम सारा काम पहले ही करके सब फिट कर लेना, यानी कि एग्जाम के लिए ना, अगर n की वैल्यू दे रखी है और सिर्फ जैसे किसी एग्जाम में किसी सवाल में अगर n की वैल्यू दे रखी है और सिर्फ m की वैल्यू दे रखी है, दो वैल्यू दे रखी है n की और m की, तो l आपको निकालना पड़ेगा, फिर m की वैल्यू निकाल के फिर आप काउंट करेंगे कि क्या पूछा गया, ठीक है ना, इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीजें हैं। अब हम चलते हैं एनर्जी ऑफ शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अगला टॉपिक पूरा का पूरा एनसीईआरटी वाइज जैसा था वैसा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, खूब मेहनत से इसको रिवाइज करिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
और रेडियस के बीच ग्राफ खींचकर बताया गया था, जिसमें कि ये चीज कहां से आई थी, तो श्रोडिंगर बेबी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो 4 क्वांटम नंबर्स मिले थे, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर दोनों ने मिलकर किया था। श्रोडिंगर का सॉल्यूशन था किसी हाइड्रोजन के लिए आप करेंगे तो इस तरीके का एक ग्राफ मिलता था। उस ग्राफ में जहां साई स्क्वायर बताया गया था, जिसको बोला गया था क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोला गया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये ग्राफ 1s के लिए था। 1s मतलब 1s वाली ऑर्बिटल, s सबसेल वाली, s सबसेल या s ऑर्बिटल के लिए ये ग्राफ था। ये 2s के लिए देखिए ये 3s के लिए भी हमने बताया है कि 3 बार, यानी नोड कुछ ऐसे बनता चला जाता है। जैसे आप अगर समझ पाए तो यहां पर एक और बनाएंगे और ऐसे छोटा कर देंगे, बस यही। ये जो चीज होती है बार बार जहां इस लाइन से टच होगी तो कहेंगे ये नोड है, ये क्या नोड है। ठीक, ये चीज थी। आप इस बात को समझ गए हैं क्योंकि लेक्चर में आपने देखा होगा अगर, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। 1s है, ये साई स्क्वायर है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है आप फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, उसके बीच में रिलेशन, उसके बीच और इसके मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियस के बीच क्या रिलेशन है, उसका प्लॉट कैसा आता है, ये आता है। ठीक, 2s के लिए वो आता है, 3s के लिए इसी तरह से बनाएंगे, 4s के लिए भी बनाएंगे। तो वो बस आपको नोड ध्यान रखना। ये देखिए नोड है, ये क्या है, नोड। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ रेडियल नोड, यहीं से टर्म शुरू हुआ था, नंबर ऑफ रेडियल नोड या सिंपली नोड भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसी को n-l-1 हो जाएगा। नंबर ऑफ एंगुलर नोड कहेंगे l के इक्वल होगा हमेशा। जैसे l = 0 तो 0 नोड, l = 2 तो 2 नोड। कौन सा नोड, एंगुलर नोड। कौन सा, एंगुलर नोड। टोटल नोड कहेंगे रेडियल नोड प्लस का एंगुलर नोड, n-l-1 प्लस l। क्यों, क्योंकि रेडियल नोड की ये वैल्यू, ये देखिए कटा n-1, ये आ जाता है आंसर। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, एक चार्ट है जो सब कुछ बताएगा। कैसे, ऐसे पहले यहाँ पे आपने ऑर्बिटल्स लिख ली, यहाँ पे रेडियल नोड लिख लिया, यहाँ पे एंगुलर नोड लिख लिया जो l के इक्वल होता है, उसका शेप और उसकी एनर्जी और साइज के बारे में। देखिए l = 0, 1, 2, 3 s p d f, इनकी बात कर ली। अब रेडियल नोड अगर हम बात करें तो s में होता है n-1, p में होता है n-2, d में होता है n-3, f में होता है n-4। एंगुलर नोड जो l की वैल्यू है वही एंगुलर नोड हो जाएगी। शेप इनका s का स्फेरिकल होता है, इसकी साइज और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होती है। ये क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्फा n नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको समानुपाती बोलते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन जानते हैं ना, समानुपात, वही वाला है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से स्फेरिकल शेप का होता है। ये देखिए P का डंबलकार का होता है, आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। लेकिन जब आप l = 2 में d ऑर्बिटल आपको मिलेंगी, यानी d सबसेल में सारी ऑर्बिटल्स जो 5 होती हैं उसमें, यानी 5 ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनमें 4 तो एक जैसी होंगी, उनका शेप एक जैसा, एनर्जी सबकी सेम होती है, एनर्जी तो सभी की सेम होगी, लेकिन यानी एनर्जी क्या होती है, सबकी सेम होती है, एनर्जी सबकी सेम होती है। लेकिन इसमें 4 जैसे dxy, dyz और dxz और dx² - y², ये सेम शेप के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, इनका आकार बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन जो dz² है इसका आकार थोड़ा अलग होता है। ठीक, इस तरीके से आपकी किताब में बना हुआ एक सर्कल बना के फिर ऊपर ऐसे डंबल ऐसे देखा होगा आपने, एक ऐसे सर्कल बनाया हुआ फिर ऐसे, ठीक है ना, ये चीज होता है उसमें। किताब में उसको देख लीजिएगा, अच्छे से उसमें बनाया हुआ है काफी, वो ज्यादा सही है। ठीक, तो ये रहा उसके बारे में, शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। इससे भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सवाल ये किया जाएगा कि मान लीजिए कह दिया जाए कि एंगुलर नोड आपके पास 3 हैं और टोटल नोड 4 हैं, ऐसे सवाल एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे सवाल है एंगुलर नोड, उसने बोला ये 3 हैं और टोटल नोड है 4, टोटल नोड कितने हैं, 4, तो बताइए किस ऑर्बिटल की बात हम कर रहे हैं। इस तरीके का सवाल है, ये एग्जांपल है। ये क्या है, एंगुलर नोड, और ये क्या है, टोटल नोड, वो कितना है, 4। ठीक है, तो कौन सी ऑर्बिटल्स ऐसे पूछ लिया है कि 4f होगा, 3d होगा, 5f होगा, क्या होगा, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो इसका मतलब हम देखिए पहले सवाल को कहां से करना होगा, एंगुलर नोड से। कहां से करना होगा, हमेशा एंगुलर नोड से। सवाल स्टार्ट ही करना रहेगा इस टाइप के सवालों के लिए एंगुलर नोड से। यानी 3 दे रखा है, इसका मतलब एंगुलर नोड 3, 1 0 1 2 3, यानी डी की बात चल रही है।
किसकी, यानी ऑर्बिटल तो डी होगी। अब उसके आगे 4 लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है टोटल नंबर नोड है वो 4। टोटल नोड कितने, 4। सवाल बड़े ध्यान से देखिएगा, टोटल नोड कितने, 4। तो टोटल नोड इज इक्वल टू होता है कितना, यहां पे देखिए टोटल नोड इज इक्वल टू n-1, यानी n-1 की जो वैल्यू दे रखी है वो है 4। अगर आपको दिख न रहा हो तो हम ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसी के बगल में क्या n-1 की वैल्यू है वो 4 है। तो बताइए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, यानी ये 5d ऑर्बिटल की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही, इस तरीके से इसको हम बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। पूरा एकदम एक एक बात आपको एनसीईआरटी की और एक एक सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं वो सब सॉल्व हो जाएगा। ये जो आपको एक पहला नोट्स मिला था जिसमें #1 लिखा हुआ है रिवीजन, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन #1 में, इसमें 2 पार्ट में, ये दूसरे पार्ट, पूरा ढंग से आपको एक एक चीज पूरी तरीके से मिल जाएगी। और आप इसी को पढ़ के अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी के बचते हैं उनसे सवाल शायद न लगे, लेकिन बाकी सब लग जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ के लगाना होगा। कहीं स्टेटमेंट अगर हल्का सा दिमाग लगा लेंगे तो ये स्टेटमेंट को भी आपको सेटिस्फाई करा देगा। अब आगे चलते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को नोट कर लीजिए जल्दी से एकदम। आगे देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिटरमाइंड ओनली बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड होती है हाइड्रोजन के केस में, जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से और l से डिसाइड होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l से डिसाइड होती है। ठीक है ना, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, जैसा कि एनसीईआरटी में एक उसमें आरेख भी बनाया हुआ है, यानी डायग्राम बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो वहां पे यहाँ पर ऐसे बनाया गया था। ध्यान से अगर उसको देखिएगा, कभी आपको टाइम मिले, शायद काफी आप लोग बिजी रहते हैं इसलिए शायद ना मिले, क्योंकि इस तरीके से ऐसे है ना, यहाँ 1s का है, यहाँ पे लिखा हुआ 2s, यहाँ पे 2p, देखिए यहाँ पे एनर्जी लिखा रहेगा, ये पूरा एक लाइन है। इसकी सेम इसी तरह से 3s 3p 3d, इस तरीके से जब आप इस तरह से इसको आराम से किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। आगे बता रहे हैं क्या, 1s देखिए 2s 2p का, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, इस तरीके से। यानी एनर्जी क्या है यहाँ पे देखिए सेम, या सेम एनर्जी क्या है इसमें, सेम होती है। हाइड्रोजन के केस में ऐसा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ही होता है और कहीं नहीं है। अच्छा, जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जैसे मान लीजिए p है, px py pz, इनकी एनर्जी सेम है तो उससे कहेंगे क्या, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे px py, ये इसमें dxy dxy dyz dxz dx² - y² dz², इसकी एनर्जी सेम है तो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम एनर्जी क्या किस पर डिपेंड करती है भाई साहब, n पे और l पे। ठीक, फॉर एनी n जो एनर्जी होगी ऑफ sp/df, ठीक, आर डिफरेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए किसी n के लिए, किसी n का यह मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एनी n, ठीक है ना, एनी n। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे 4s 4p 4, ठीक, 4 के लिए sp/df लिखिए तो उसकी एनर्जी सेम होगी, कहेंगे नहीं उसकी एनर्जी अलग अलग होगी। आगे बता रहे फॉर सेम n एनर्जी कैसे इंक्रीज करती है, sp/df, जैसे 4s 4p 4d, इस तरह से इंक्रीज करती चली जाती है। एनर्जी को निकालने का जो तरीका था इसमें n+l एक रूल था, उससे निकालते थे। ठीक, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l हो जाएगा। यानी n+l का मतलब n की वैल्यू जोड़, n की और l की वैल्यू आपस में ऐड करिए, अगर उसमें कम ज्यादा जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से एनर्जी का क्रम ऑर्बिटल्स का हो जाएगा। यानी एनर्जी का ऑर्डर n+l पे डिपेंड करेगा। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। इफ n+l इज सेम, है ना, फॉर इट्स सेम और इक्वल, ये इसको हटा दीजिए, ये सेम और इक्वल फॉर 2 ऑर्बिटल्स, किसी 2 ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो जाए, देन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, n पे। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 4s और सॉरी इस तरीके से कोई एग्जांपल ले लीजिए 3d और 4p, ठीक, देखिए इसमें n और l आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 5, ठीक, इसमें ऐड करेंगे तो कितना होता है, 4 1 5। तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी 4p की एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, आगे देखिए बता रहे हैं एक टर्म आया था शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या था, वही जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके लिए पूछा गया था कि ये कैसे होता है, तो आप कहेंगे इंटरेक्शन
यहाँ पे दो टाइप का इंटरेक्शन होता था, एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन और एक रिपल्सिव इंटरेक्शन। अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है और रिपल्सिव इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। तो जब रिपल्सिव इंटरेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक बात आई थी कि देखिए यहाँ पर ये अगर मान लीजिए न्यूक्लियस हो और ये सेल हो इस तरीके से ये, और आउटर इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो कितना यहाँ पे फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन महसूस करेंगे, ये वाला, ठीक। जितना करना चाहिए उतना नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये देखिए इसकी वजह से ये एक रिपल्सन फील करते हैं। क्या फील करते हैं इसमें? रिपल्सन। और यहाँ क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जितना उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करना चाहिए, जितना महसूस करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना अब बचा यानी जितना वो महसूस कर रहे हैं, जिसके ये रिपल्सन के बावजूद जितना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं उसी को बोला जाता है जेड इफेक्टिव। इसलिए कहा जाता है इसको नेट एक्सपीरियंस्ड, है ना, नेट एक्सपीरियंस्ड आउटर इलेक्ट्रॉन, नेट एक्सपीरियंस्ड ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस से कितना वो नेट एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज, या यूं कह लीजिए कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना महसूस कर रहा है, उसी को बोला जाता था जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक। और ये शिल्डिंग कौन कर रहा है? ये वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे एस में मौजूद है, पी वाले हैं, डी वाले, ये क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं ताकि न्यूक्लियस पूरा इफेक्ट अपना इस पे न लगाए। जैसे एस में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, पी में बढ़ते जा रहे हैं, डी में बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग शिल्डिंग कर रहे हैं, इसलिए बोला था शिल्डिंग। एस की शिल्डिंग सबसे बेहतर होती है क्योंकि उसका स्फेरिकल शेप होता है, पी की थोड़ी कम होती है क्योंकि वो डंबल शेप का होता है। इस तरह से ये क्या होता है? ये शिल्डिंग का ऑर्डर है एस पी डी एफ। फॉर सेम सब सेल हो, फॉर सेम सेल या फिर डिफरेंट सब सेल, सबके लिए एक ही होगा, यही ऑर्डर चलेगा। जैसे 4s 4p 4d 4f कहेंगे ये शिल्डिंग का ऑर्डर। आप 4 के साथ पढ़िए, चाहे 3s 3p इस तरह से पढ़िए, तब भी ऑर्डर यही आएगा, ठीक। आगे बता रहे हैं जेड इफेक्टिव क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। ये बात समझ में आ गई? जेड इफेक्टिव फिर से बता दे, बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और शिल्डिंग इफेक्ट यानी जेड इफेक्टिव जिसको कहते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस तरीके से ये सेल होती हैं, ठीक। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये सेल में यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच क्या लगेगा? रिपल्सन। इनके बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिस्ट्री की भाषा में दूसरा नाम दे दिया जाएगा जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मींस जो प्रभावी है उस पर अभी, ठीक है ना, कितना होना चाहिए। अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन न होता तो ये पूरा जितना होना चाहिए उतना फोर्स, पूरा एकदम फुल पोटेंशियल फुल पोटेंशियल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं? इसको रिपल्सन, यानी एक रिपल्सन का मतलब यानी उसको दूर भगाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये दूर रहे तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पर है क्योंकि यहां पर जेड की वैल्यू क्या होती है? यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक, फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें महसूस करना चाहिए था उससे तो कुछ कम है। अब वही वाली वैल्यू जो कम महसूस कर रहे हैं वही उतने को ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो इसी चीज को देखिए, यानी इसमें दो चीजें काम कर रही हैं, एक तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। और यहां पे कौन सा इंटरेक्शन? रिपल्सिव इंटरेक्शन। रिपल्सिव इंटरेक्शन के बावजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, यानी ये वाला, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियस के द्वारा इस पे एक फोर्स लगाया जाएगा, और ये जो इसमें फोर्स लगेगा या यूं कह लीजिए कि यह चार्ज जो एक्सपीरियंस कर पा रहा है वो न्यूक्लियस का, उसी को बोला जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। तो ये चीजें रही। अब आगे चलते हैं हम लोग फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। फिलिंग में हमने वो रूल बताया था आपको जो बहुत चमत्कारिक है अपने आप में, वो रूल, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रिंसिपल है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं हम लोग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल को जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेंगे इसको 1s 2s 2p 3s, उसके बाद ये आर्गन जब यहां तक भर जाता है तो आप इसको अगर वो लेक्चर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए आर्गन यहां तक हो जाता है, जब यहां तक भर जाएगा तो आर्गन फिल हो जाएगा, यहां तक भर लेंगे तो जिंक, यहां तक भरने के बाद क्रिप्टॉन 36 हो जाता है, जब यहां भर लेंगे तो कैडमियम, ठीक। इस तरीके से यहां भर लेंगे, यहां तक भर लेंगे, फिर यहां तक भर लेंगे, आप ये हो जाता है, ठीक। इसके बारे में डिटेल में एक लेक्चर अलग से बना दिया गया। फिलहाल
इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन लोअर n प्लस वैल्यू में जाएगा। इफ n प्लस l वैल्यूज आर इक्वल फॉर 2 ऑर्बिटल्स देन इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, पहले लोअर n में। इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल के हिसाब से भरा जाएगा, अरेंज किया जाएगा उसको सेल नंबर के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एमिट फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल से, एक्सेप्शन भी इसके कुछ होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये था कि किसी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या किसी एटम में सीधे सीधे उन्होंने कह दिया था, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम नंबर हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, यानी 4 क्वांटम नंबर्स, वो कभी बराबर नहीं होंगी, क्योंकि तीसरी वाली हमेशा अलग आ जाएगी। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, आगे बता रहे हैं, इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ, कैन नॉट हैव, ठीक है, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक, बात समझ में आ गई। होन्स रूल क्या था? होन्स रूल ये था कि पेयरिंग तभी होगी जब तक किसी यानी सेम सबसेल, पहली बात आपको जो जो वर्ड याद रखने हैं वो सेम सबसेल याद रखने हैं। किसमें? सेम सबसेल में। ठीक, जैसे मान लीजिए पी में, तो पेयरिंग तभी होगी जब तक सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन न मिल जाए। ठीक, अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले पेयरिंग कर लीजिए, फिर चौथा भरिए। ठीक, ये था होन्स का रूल। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या सबसेल्स की हम बात करें, सबसेल लिख दीजिए, ऑर्बिटल्स के अच्छा सबसेल यूज किया जाएगा। ये कहीं पर एनसीईआरटी में सबसेल, तो कहीं पर ये बड़े ध्यान से करना होगा। तो कहा गया इसमें सिमेट्री, क्योंकि देखिए डी ऑर्बिटल्स को लिया गया था और उसमें बता दिया गया था कि ये देखिए सिमेट्री में है। ये क्या है? सिमेट्री में, ये इस तरीके से, यानी D5 की एनर्जी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा? D3 D4 से। इसी तरीके से P की P3 की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब पोजीशन का अदला बदली, ये यहां से यहां उठ के जाएगा, ये यहां से यहां, यहां से यहां, या कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। कोई स्ट्रक्चर में, कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक्सचेंज के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, उसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलेगी। जब स्टेबिलिटी मिलेगी तो उनको, तो ऑर्बिटल्स को वही चाहिए। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर के केस में ऐसा हो जाता है कि s से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसमें जाता है, क्योंकि वो सिमेट्री में आ जाते हैं। D5 ऑर्बिटल्स सिमेट्री में आ जाती हैं, और क्रोमियम के केस, कॉपर के केस में s से निकल के आता है तो वो D10 हो जाता है। वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि उसमें एक सिमेट्री हो जाती है और एक्सचेंज एनर्जी का मौका ज्यादा होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा रिवाइज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। एक छोटा सा टॉपिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर, 2 मिनट में, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हमने अब देखा था मैग्नेटिक कैरेक्टर इन एलिमेंट, जैसा कि मेटल के केस में होता है, M भी लिख सकते हैं, M+ भी लिख सकते हैं, X। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी अगर अनपेयर्ड, कैसे इलेक्ट्रॉन हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल तो कहेंगे पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कहेंगे डायमैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, म्यू क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंटम, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक मोमेंटम, या यूं कह लीजिए स्पिन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। इस शब्द से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वर्ड से, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, इसका मतलब यही था। ठीक है ना? ये म्यू की वैल्यू जहां पे ये हो जाएगी आपकी n+n+, जहां n क्या है? कहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? देखिए, रूट में n, फिर n+2, जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। म्यू अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, अगर म्यू 0 है तो कहेंगे डायमैग्नेटिक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर सब कुछ बताना हो, पैरामैग्नेटिज्म 1 के आगे 7.2, 2 के आगे 3 के आगे 8.3, केवल इतना चिपकाना रहेगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। 4 के आगे 8.9, 5 के आगे 5.91, ये याद रखेंगे। अगर मान लीजिए ये दिया हो तो इसके जो डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज हैं, ये सब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा जैसे Mn+2, तो Mn+2 आपको याद होगा, हमने कई बार इसमें बता चुका है कि बताए हैं आपको, Mn+2 25 होता है। आप कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम कहेंगे 3d5, क्योंकि 4s वाली दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के खत्म हो चुके। यानी ये क्या है? इसका म्यू बताइए, तो कहेंगे म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा इसका 5.91। अनपेयर डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, कहेंगे पैरामैग्नेटिक है। ठीक, आगे बता रहे हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल में अगर पूछा जाए, जैसे CO है, N2 है, O2 है, इस तरीके के मॉलिक्यूल की अगर बात करी जाए, इस तरीके के मॉलिक्यूल की अगर बात करी जाए, तो कहेंगे अगर इनमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़िए, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन मिले तो कहेंगे ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे क्या ऑड में, ऑड नंबर जानते हैं? बिल्कुल, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे कहते हैं ऑड नंबर। ठीक, 3,
5, 7 इस तरीके का। ठीक, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे 10 और 16 ये ऑलवेज हमेशा क्या होते हैं, एक्सेप्शन। जैसे आपसे पूछा जाए O2 मॉलिक्यूल कैसा है, कहेंगे ये हमेशा पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे O2 से आप कम ज्यादा करें, जैसे 16 है, अगर आपने पूछा O2 -1 तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो O2 -1 आपने कहा, ये आपने कह दिया 17, क्योंकि 16 एक 17 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन माइनस लगा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन वो ले लिया है। 17 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। 15 पैरामैग्नेटिक, यानी ऑक्सीजन 15, 16, 17 इस तरह से गिना जाए तो ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर यहीं पर ऑक्सीजन -2 जो 18 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें क्वेश्चन में खूब आते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर ये पूरी तरह से रिवाइज हो चुका, केमिकल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हमने पढ़ लिया एकदम। जो लेक्चर्स 29 लेक्चर्स उसके आपको मिलेंगे, है ना। आप वहां पर जब देखेंगे उसमें वो पता नहीं कैसे कैसे पहुंच जाता है चैनल्स पे जाके, फिर वो कुछ आता है वहां से, फिर उसके बाद उसमें प्लेलिस्ट में जाना होता है। जब वहां जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सारे लेक्चर्स और ये आपको ये भी इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत कम समय में बहुत कम टाइम में इसी तरह से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, पीरियोडिक टेबल। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।